दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक मैदान जंग से। हमें 6वीं शताब्दी का काल दिखाया जाता है जहां ताइजोंग की सेना अंसी किले को फतेह करना चाहती है और इन सब का लीडर चीन का एम्परर ताइजोंग है, जो कि अपने ही पड़ोसी देश कोरिया के गोगोरिया साम्राज्य पर हमला कर देता है। ताइजोंग अपने समय का सबसे खतरनाक जाबाज खिलाड़ी था। वहीं दूसरी तरफ कोरिया के गोगोरिया साम्राज्य का जनरल योंग इससे बिना डरे डटकर अपनी सेना के साथ इसकी तरफ बढ़ता है और इसके करीब 1.5 लाख सैनिक भी अपने हथियार लेकर ताइजोंग की सेना पर वार करने आगे बढ़ जाते हैं। इस युद्ध में भले ही ताइजोंग इनका लीडर था, लेकिन वो दूर से ही इस युद्ध को होता हुआ देखता है, क्योंकि वो जानता था कि मेरी सेना दुश्मन को अच्छा सबक सिखाएगी और जीत उसी की होगी। लेकिन कोरियन सेना भी कुछ कम नहीं थी, इनके सैनिक भी काफी ज्यादा तादाद में थे। इसी बीच चीनी सेना अपने छुपे हुए दुश्मनों को सामने ले आती है, जो पीछे से कोरियन सेना पर हमला कर देती है, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। अब ऐसे मुश्किल वक्त में कोरियन सेना के पास पीछे हटने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। इसी बीच हमें एक नया किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम था समूल। ये अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था और वो अपने भाई को कंधों पर डालकर यहाँ से चला जाता है। और फिर कहानी घूमती है ताइजोंग पर, जो कि अपने साथियों के साथ अगले प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा था। और इसी दौरान उसके कुछ सिपाही एक कोरियाई लड़की को उसके सामने लेकर आते हैं, जिसको इन्होंने बंदी बना लिया था। ये लड़की दोस्तों भविष्य देख सकती थी। ये लड़की चीनी लोगों को गोगुरिया के प्राचीन धनुष को छूने से मना करती है, जो कि महान राजा चोमोंग का था। और ताइजोंग फिर से अपने प्लान को लेकर बातें करना शुरू कर देता है। ये कहते हैं कि हमें गोगुरियो साम्राज्य को अपने कब्जे में करने से पहले अंसी किले को अपना बनाना होगा, क्योंकि ये किला गोगुरियो साम्राज्य का एक अहम हिस्सा था। और फिर ताइजोंग ये बात अच्छे से जानता था कि गोगुरियो के जनरल और अंसी किले के कमांडर के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। इसलिए वो सोचता है कि अंसी किले को जीतना काफी आसान होगा और फिर से जीतने के बाद वो आसानी से गोगुरियो साम्राज्य तक पहुंच जाएगा। ये बात गोगुरिया के जनरल यॉन को भी पता चल जाती है कि ताइजोंग का अगला निशाना अंसी का किला है, लेकिन वो इसकी मदद नहीं करता, बल्कि इस किले के कमांडर को मारने का प्लान बनाता है और समूल को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम कमांडर यॉन को मारोगे। मैं जानता हूँ तुम बहुत वफादार हो और बहुत बहादुर भी हो। और फिर इसे तलवार देता है। ये सुनकर समूल भी वादा करता है कि मैं आपका ये काम जरूर करूंगा। अगले दिन समूल अपने साथियों के साथ रास्ते में दिखाया जाता है, जहाँ कुछ गाड़ियां गड्ढे में फंसी हुई थी, जिन्हें निकालने में समूल इन लोगों की मदद करता है और अंसी के बारे में पूछता है। इस पर एक आदमी कहता है कि मैं कमांडर योंग हूँ। योंग का साथी कहता है कि मैंने सुना है ताइजोंग ने अपने कुछ जासूस भेजे हैं जो कि हम लोग की भाषा बोल सकते हैं। ये सुनकर समूल के सिपाही अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन वो मारे जाते हैं और समूल को ये लोग अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। योंग समूल से कहता है कि योन के आदमी मुझे गद्दार मानते हैं, तो तुम मेरे ही फोर्ट्रेस गढ़ में आ गए हो। इस पर समूल कहता है कि दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं, मैं इसे चाहूं या ना चाहूं, लेकिन अंसी मेरा घर है। इतने में ही एक आदमी आता है और समूल को बताता है कि तुम उस कबीले के आखिरी सदस्य बचे हो। जब समूल अकेला होता है, वो अपनी तलवार निकालकर देखने लगता है, जिससे उसे योंग को मारना था। योंग का पीछा करते हुए समूल छुपकर उस घर में देखता है कि योंग एक गरीब से घर में एक न्यूबॉर्न बेबी को गोद में लेकर उसका नाम रख रहा था। इस पर यह औरत भी उसे शुक्रिया बोलती है। ये सब देखकर समूल को एहसास होता है कि योंग अपने लोगों को काफी ध्यान रखता है और लोग भी इससे खूब प्यार करते हैं। अगले दिन योंग को कुछ लोगों के साथ मिलकर रस्सी खींचते हुए दिखाया जाता है और तभी कुछ देर में सायरन बजने लगता है। और जब ये सब लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ कुछ सोल्जर्स होते हैं जो कि इनकी फिराक में यहाँ आए थे ताकि अपने मकसद में कामयाब हो सके। ये देखकर योंग कहता है कि जरूर ताइजोंग भी हमारे आसपास ही होगा और जल्द ही हमारे किले पर हमला होने वाला है। इसलिए योंग सबको जंग की तैयारी करने के लिए कहता है। युद्ध में उतरने से पहले योंग समूल के हाथ में अपनी कतार देता है और कहता है कि तुम मेरी बियर्ड काट दो। समूल सोचता है कि योंग को मारने का इससे अच्छा मौका तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा कर नहीं पाता। समूल के हाथ कांपने लगते हैं, जिसे देखकर योंग समझ जाता है कि समूल यहाँ योन के कहने पर उसे मारने आया है। योंग समूल से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें इसका एक मौका और मिलेगा। और ये सब जंग के लिए निकल जाते हैं। सामने से ताइजोंग की सेना भी इनका मुकाबला करने के लिए आ जाती है, जिनकी तादाद दोस्तों बहुत ज्यादा थी। ये देखकर योंग अपने साथियों की हिम्मत को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोग अगर किले को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस जंग को जीतना ही होगा। और फिर शुरू होता है दोस्तों युद्ध, जहाँ चीनी सिपाही किले की दीवार तोड़ने के लिए बड़े बड़े पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि किले की दीवार काफी मजबूती से बनी हुई थी, इसलिए ये कड़ी मेहनत के बाद भी इसे तोड़ नहीं पाते। इसलिए ये लोग इस पर हमला करते हुए किले की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इन चीनी सिपाहियों को रोकने के लिए अंसी के सिपाही तीरंदाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें काफी सिपाही मारे जाते हैं। ये देखकर चीनी सेना बड़ी सी लकड़ी की मदद से किले का लकड़ी का बना बड़ा सा दरवाजा तोड़ देती है और अंदर घुस जाती है।
लेकिन अंदर पहुंचते ही ये चीनी सेना अंसी के सिपाहियों के बिछे हुए जाल में फंस जाती है। अंसी के लोग पहले से इन्हें फंसाने का जाल बिछा चुके थे, जिसमें फंसकर ताइजोंग के बहुत सारे सिपाही अपनी अपनी जान गंवा देते हैं। जब ताइजोंग को इस बात का पता चलता है तो अपने बचे हुए सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देता है और किले से कुछ देर के लिए ही सही लेकिन परेशानी टल जाती है। इस खुशी में अंसी के सभी लोग रात में जश्न मनाते हैं। इसी रात समूल भी अपना वादा पूरा करने के लिए योंग के पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार योंग की गर्दन पर रख देता है और पूछता है कि तुमने गोगुरिया के जंगलों की बात क्यों नहीं मानी। इस पर योंग कहता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अंसी के किले की रक्षा करूं। अगर मैं ज्यादा सिपाही वहां भेज देता तो फिर किले की रक्षा कर पाना नामुमकिन हो जाता और गोगुरिया समाज के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं था। रात को फिर से खतरे का सायरन बजना शुरू हो जाता है क्योंकि ताइजोंग की सेना ने इन पर चढ़ाई कर दी थी। ये चीनी सेना किले के पास में ही टावर बनाती है और फिर तारों से हमला करना शुरू कर देती है। ये देखकर योंग अपने सिपाहियों को मिट्टी के तेल के गोले बनाने का ऑर्डर देता है, जिनसे योंग चीनी सिपाहियों के साथ साथ इनके टावर को भी जलाकर राख कर देगा। लेकिन इन सब में योंग बहुत जख्मी हो जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए जैसे ही चीनी सैनिक इस पर हमला करते हैं वैसे ही समूल बीच में आकर योंग को बचा लेता है और फिर ठीक 4 दिन बाद योंग को होश आता है और जब उसे पता चलता है समूल जो कि उसकी जान लेने आया था उसी ने उसकी जान बचाई है तो वो बड़ा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ ताइजोंग काफी गुस्से में था क्योंकि उसने बहुत सी जंग जीती तो थी लेकिन इस किले पर अपना कब्जा जमाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए ताइजोंग उस कोरियन भविष्य बताने वाली लड़की को अपने पास बुलाता है और उसके जरिए योंग के पास एक मैसेज भेजता है कि वो आखिरी हमला करने से पहले चाहता है कि तुम सरेंडर कर दो। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि ताइजोंग अंसी के किले के पास में ही एक मिट्टी का किला बना रहा था ताकि वो बराबरी से अंसी के किले पर हमला कर सके और ये काम जल्द ही शुरू भी हो जाता है। यहाँ एंट्री होती है अंसी के सेनापति की जिसका नाम पासो था। ये कहता है कि मैं उस किले को बनने से पहले ही ताइजोंग को मार दूंगा और परमिशन लेकर रात में ही अपने सैनिकों के साथ ताइजोंग की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि किसी ने इनके हमला करने की खबर ताइजोंग को पहले से ही दे दी थी, इसलिए ये सब मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों पासो मरने से पहले कमांडर योंग के पास चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये काम चीनी लड़की का किया हुआ था जिसने पासो के आने की खबर ताइजोंग को दे दी थी। ये लड़की कहती है कि अंसी के पास खुद को ताइजोंग के हवाले करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारा भविष्य देखकर बता सकती हूँ कि बुरा वक्त आने वाला है। ये सुनकर समूल उसका गला काटकर उसे मार डालता है। पासो की महबूबा और योंग की बहन पासो की मौत का बदला लेने के लिए खुद ताइजोंग को मारने के लिए चल देती है। बहादुरी से लड़ने के बाद आखिरकार इसे भी चीनी सेना मार देती है। इसके शरीर को किले में लाकर पासो के साथ ही दफना दिया जाता है। ये सब देखकर समूल योंग से मदद मांगने के लिए खुद गोगुरिया के पास जाने के लिए कहता है और योंग की इजाजत से गोगुरिया साम्राज्य में जाकर उससे कहता है कि योंग गद्दार नहीं है बल्कि वो तो आज भी अंसी के किले की सुरक्षा के लिए बहादुरी से लड़ता है। इधर योंग बाहर बच्चों को मिट्टी से खेलता हुआ देखता है तो प्लान बनाता है कि वो बनने वाली मिट्टी के किले को गिरा देगा और इस बात को सभी लोकल लोगों के साथ शेयर भी करता है, जिस पर ये लोग कहते हैं कि इसके लिए हम किले के नीचे एक गुफा खोदेंगे ताकि किले को आसानी से गिराया जा सके। साथ ही योंग से कहता है कि जब तक हम गुफा का काम पूरा न कर ले तब तक आप भी उन्हें किला बनाने दीजिए। और कुछ दिन बाद गुफा का काम पूरा हो जाता है और अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि जब चीनी सिपाही किले में होंगे तब वो लोग गुफा में मौजूद खंभों में आग लगाकर उसे गिरा देंगे। लेकिन बदकिस्मती से बारिश हो जाती है और गुफा में पानी भर जाता है, इसलिए ये लकड़ी के खंभे गीले होने की वजह से जल नहीं पाते। ये देखकर लोग फैसला करते हैं कि वो इन खंभों को कुल्हाड़ी से काटेंगे और अपने जीवन को अंसी के नाम पर खत्म कर देंगे। और ये लोग खंभों को काट देते हैं और खुद मिट्टी मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। और वहीं किले में चीनी सैनिक भी मारे जाते हैं और किला मिट्टी में मिल जाता है। ये मौका देखते ही योंग और उसके सैनिक चीनी सेना पर हमला बोल देते हैं। योंग कहता है कि जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे और दिन रात ये लड़ाई होती रहती है। और इसी बीच योंग अपने एक आदमी से कहता है कि जाओ मेरे लिए जुमोक का प्राचीन धनुष लेके आओ और फिर प्रार्थना करते हुए इस धनुष से ताइजोंग की तरफ निशाना लगाता है और ये निशाना लगता है ताइजोंग की आंख में, जिससे ताइजोंग बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन ताइजोंग की सेना लगातार आगे बढ़ती रहती है। इधर अब समूल भी गोगुरिया साम्राज्य के साथ यहाँ योंग की मदद के लिए आ जाता है और ये सब मिलकर चीनी सैनिकों को घेर लेते हैं। ये सब देखकर ताइजोंग के काफी सिपाही मारे जाते हैं और आखिर में ताइजोंग भी हार मान लेता है और अंसी के लोग जश्न मनाते हैं। इसी बीच समूल और योंग भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और थोड़े समय बाद ताइजोंग सही हो जाता है। लेकिन फिर उसकी मौत हो जाती है और अंसी का किला और यहाँ के लोग आजादी से रहते हैं। और यहीं पर दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है।